हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और मैं आपको यहां पर यूपी टीईटी 2021 के लिए हिंदी पढ़ाऊंगा। दोस्तों, हमारी ये हिंदी की पहली क्लास होने वाली है यूपी टीईटी 2021 की। तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आज कि यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले तो हम परिचय जानेंगे, हिंदी के बारे में जानेंगे, आपका पाठ्यक्रम क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। इन सभी पर यहाँ पर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने सोचा है कि आपको शिक्षक बनना है, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के सीरियस कैंडिडेट हैं, तो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करिए। यह बैच आज ही से शुरू हो रही है और आपके लिए शुरू हो रही है। बहुत शानदार टीम के द्वारा आपका मार्गदर्शन यहाँ पर किया जाएगा, तो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करिए। मेरी आपको यही जो है राय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। आज से इस बैच में सब कुछ शुरू से पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपको व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर जो है गाइडेंस दिया जाएगा। पर्टिकुलर आप यहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करूँ, व्यक्तिगत तौर पर आप यहाँ पर किसी भी समय 24/7 आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं अपने, जो भी आपको ना समझ में आए या फिर जो भी अतिरिक्त जानकारी आप चाहते हैं अपने विषय के बारे में, वह सब कुछ यहाँ पर खुले तौर पर पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आप खुद को एनरोल कर लें। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे यहाँ पर ज्वाइन होना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी साइट विजिट करें, आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर होता क्या है, जो भी परीक्षा के विषय में अपडेट्स आते हैं उन सभी को आपको अतिशीघ्र वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर रोज क्विजेज, परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको वहाँ पर रोज डाले जाते हैं। वहाँ पर आप उन सभी प्रश्नों को हल करके और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी को। और यहाँ पर हम हिंदी के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। हिंदी का पाठ्यक्रम जानेंगे, हिंदी कितने नंबर्स की आती है, सभी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यूपी टीईटी 2021 का जो सिलेबस है उसमें जो हिंदी के प्रश्न है वह 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है, 1 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो 30 प्रश्न है, तो कुल मिला जुला कर आपसे 30 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और यहाँ पर जो आपको प्लस पॉइंट है कि नो माइनस मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क आपसे परीक्षा में गलत उत्तर पर नहीं काटा जाएगा। यह आपके लिए विशेष बात है और बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चूंकि जहाँ पर भी परीक्षा में माइनस मार्किंग होती है, दंडात्मक जो कार्यवाही आप पर होती है गलत उत्तर देने पर, वह आपके नंबर को काट कर होती है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर नहीं होगा। आपका प्रश्न गलत भी हो जाता है तो भी आपके नंबर यहाँ पर नहीं कटने वाले हैं, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर खूब अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं, प्रदर्शन आपका बहुत शानदार हो सकता है यहाँ पर, अगर आपने सीरियस पढ़ाई करी है। आप हमारी टीम से जुड़िए और यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर लाभ दिखेगा। एकदम 100% गारंटी के साथ आपको यहाँ पर लाभ दिखेगा। कोई भी प्रश्न आपके क्षेत्र से, आपकी पकड़ से बाहर नहीं जाने वाला है। कितना भी बड़ा आप हाथ फैला लें इस परीक्षा के लिए, ठीक है, वहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। पूरी परीक्षा आपके हाथ में होगी, आपकी मुट्ठी में होगी, अगर आपने सीरियस तरीके से हमारे साथ जुड़कर तैयारी करी है अपनी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम में क्या क्या हमारे दिए हैं। तो हम इसको 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला जो भाग है वह भाषा का सेक्शन होगा हमारा। हिंदी भाषा से संबंधित जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला सेक्शन यह हो जाएगा। और दूसरा जो सेक्शन है हमारा वह हो जाएगा शिक्षण से संबंधित। यहाँ पर शिक्षण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह दूसरा सेक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 भागों में इसको देख रहे हैं, किस किस तरह के प्रश्न आपको इन दोनों भागों से पूछे जाएंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बिंदु है वह है अपठित अनुच्छेद। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एक अनुच्छेद दे दिया जाएगा, 7-8 पंक्तियों का होगा वह।
तो उन्हीं पंक्तियों के माध्यम से आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है, ठीक है ना। तो जैसे एक विषय पर किसी दे दिया गया, आपको 4-5 पंक्तियां दे दी गई, उसको आपको पढ़ना है और उन पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, उनको आपको वहां पर हल करना होता है। यह बहुत ही आसान होता है। यदि आपने एक भी दिन पढ़ाई नहीं करी है फिर भी आप जो है यहाँ से प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो 1 या 2 नंबर आपको बहुत आसानी से यहाँ पर हल करने को मिल जाएंगे। बहुत यहाँ पर रखे हुए हैं आपके, समझिए यहाँ पर आपके नंबर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, आप इसको अटेम्प्ट करिए और अपने नंबर्स उठाकर अपने झोली में भर लीजिए। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं, अपठित अनुच्छेद, ठीक है ना। अब जो दूसरा हिस्सा है, दूसरी जो बात आपसे पूछी जाएगी परीक्षा में, वह बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न तो बनते ही हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो भाग है हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। यह आपसे एक मूलभूत जानकारी जो होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। कम से कम आपको वर्णमाला के विषय में अच्छी जानकारी हो यदि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, और यदि आप प्राइमरी स्तर के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो नितांत आवश्यक है कि आपको वर्णमाला के विषय में जानकारी हो ही। कितने वर्ण हैं हिंदी में और कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, इनको अलग अलग किन किन वर्णों में, वर्गों में बांट सकते हैं हम, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तालव्य ध्वनि क्या होती हैं, कंठ ध्वनियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कौन कौन से वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला के, बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से खूब अच्छे खासे नंबर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छी खासी संख्या में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यह आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो जैसे हिंदी वर्णमाला की बात करें हम, तो यहाँ पर कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, ये आपको पता ही है, जिसमें से 11 स्वर हैं और बाकी जो बच जाते हैं वह क्या हो गए, हमारे व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आपको पता ही है कि स्वर 11 हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या या देवनागरी लिपि की बात करें, वहाँ पर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। यहाँ पर 13 क्यों हो जाती है? 11 तो आपके स्वर हो गए, छोटा ओ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए वो आओ, ये आपके क्या हो गए, स्वर हो गए, ठीक है ना, 11। अब साथ में री, बड़ी री और री, यह दोनों एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं संस्कृत में। इस वजह से संस्कृत में कितने स्वर हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। यह आपको अच्छे से पता है, यही परीक्षा में आपसे पूछा भी जाता है। व्यंजन कितने होते हैं इसमें? स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं इसमें? आपके जो है संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? आपके ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से हैं? ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर पूछी जाती हैं परीक्षा में, तो इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ताड़नजात की बात करें, द्विगुण व्यंजन जिसको कहते हैं उसकी बात करें, तो ढा और ढा जो है यह क्या हो जाता है हमारा ताड़नजात या द्विगुण कहते हैं इसको। यहाँ पर इसको जो है हम उत्क्षिप्त ध्वनियां भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनको द्विगुण कहने का कारण भी है क्योंकि ये 2 गुण रखते हैं आपस में। अगर ये किसी भी शब्द में पहले प्रयोग होते हैं तो यह जो है डा की तरह होते हैं या ढा की तरह होते हैं। यदि आप किसी भी शब्द के बीच में लगते हैं या बाद में लगते हैं तो यह ढ़ा और ढा के रूप में यह प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने डमरू लिखा, अगर डमरू लिखा तो यहां पर डा के रूप में प्रयोग, क्योंकि यहां पर पहले आया, इस रूप में प्रयोग होगा। लेकिन जब मैं लड़ाई लिखता हूं तो यहां पर यह इस फॉर्म में, इस रूप में यहां प्रयोग होगा क्योंकि यह बीच में आ गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस वजह से उसको द्विगुण कहते हैं क्योंकि इसके विशेष 2 गुण होते हैं, ठीक है ना। एक ही वर्ण के 2-2 गुण होते हैं, ठीक है ना। उत्क्षिप्त ध्वनियां या ताड़नजात भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, सारी चीजों को हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, सारी बातें बहुत अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। परीक्षा में जो भी प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं, कुछ भी यहाँ से छूट कर नहीं जाने वाला है आपके परीक्षा में, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा है वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान। 2 मिनट का यह टॉपिक है, बहुत आसानी से आप इसको क्लियर कर लेंगे। बहुत आसान भाषा में इसको आसानी से हम समझ जाएंगे कैसे आप इसको, मात्रिक जो शब्द होते हैं वह कौन कौन से हैं, अमात्रिक कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। वाक्य रचना कैसे होती है इस पर भी हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे वाक्य कैसे बनते हैं, आपको पता ही है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन वर्णों के ऐसे वैसे मेल से नहीं, वर्णों का एक सार्थक मेल हो तभी जो है शब्द बनेगा। जैसे मैंने कमल लिखा तो क, म और ला, यह 3 वर्णों के मेल से एक शब्द बना कमल, जिसका अर्थ होता है एक पुष्प, एक फूल, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसी का क्रम उल्टा कर दूं या फिर किसी भी तरह से इसको क्रम में इसका क्रम मैं चेंज कर दूं, परिवर्तित कर दूं, मान लिया मैंने मकल लिख दिया, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। लेकिन यहां पर वर्णों का मेल तो हुआ ही है,
यहां पर वर्णों का मेल हुआ है लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो क्या यह शब्द कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। यह कोई शब्द नहीं है, यह वर्णों का एक मेल है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर अर्थ नहीं निकला तो वह शब्द नहीं हुआ, ठीक है ना। यहां कमल वर्णों का मेल हुआ लेकिन इसका एक अर्थ निकल रहा है, इस वजह से यह क्या है? शब्द है। बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। अब इन्हीं शब्दों को, इन्हीं सार्थक शब्दों को जोड़कर एक सार्थक अर्थ निकालना कई शब्दों को जोड़कर वाक्य कहलाएगा। बात आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, चलिए कमल को ही लिख लेते हैं, कमल सुंदर है। कमल सुंदर है, मैंने लिखा कमल सुंदर है। यहां पर क्या हो रहा है? तीन अलग अलग शब्द हैं, कमल, सुंदर और है। यह तीन अलग अलग शब्द आपस में मिले हुए हैं तो एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। यहां पर सुंदर कौन है? कमल है। या फिर किसके सुंदरता की बात की जा रही है? तो कमल की जा रही है। कमल कैसा है? सुंदर है। आप किसी भी तरह से इसका एक अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि यह वाक्य आपसे कह क्या रहा है। लेकिन अगर मैं इसी का क्रम बदल दूं या फिर इसी में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ दूं जिसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, या फिर ऐसे वाक्यों में लिख दूं जिसका कोई अर्थ ना बन रहा हो उस वाक्य का, तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा है कमल सुंदर, तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? यह भी तो वाक्यों का समूह है ना, समुच्चय है ना वाक्यों का। लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि यह सार्थक नहीं है, तो यह वाक्य नहीं है, ठीक है ना। ये क्या यह वाक्य कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। यह कोई वाक्य नहीं है क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन यहां पर कमल सुंदर है में यह एक सार्थक अर्थ दे रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? यह वाक्य हो जाएगा। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इन सभी पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। वाक्यों पर कैसे जो है वाक्य बनते हैं, इन सबको बहुत डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप बैच में ज्वाइन कर लेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितने शानदार तरीके से यहाँ पर आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है, बिंदु है हमारा, वह है कि हिंदी की सभी ध्वनियों में के पारस्परिक अंतर की जानकारी आपको होनी चाहिए। ध्वनियों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला में जो भी ध्वनियाँ है, यह जो है हिंदी वर्णमाला का ही विषय है। यहाँ पर यह तीनों एक ही टॉपिक के हो गए। इन सभी को एक साथ हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्वनियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं, कौन सी तालव्य ध्वनियाँ हैं, अलग अलग ध्वनियों की जो है जो अंतर है उनमें, उन चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे, उनका किनका उच्चारण स्थान क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। जैसे हम लोग क बोलते हैं ना, क बोलने पे हमारे कंठ से निकलने वाली वायु सीधा मुख के बाहर निकल आती है, इस वजह से यह कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो जो भी ध्वनि जो है मुख से बिना किसी बाधा के, आपका मुख कहीं पर भी किसी तरह से स्पर्श, जैसे प बोलता हूं तो हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श कर जाते हैं, तो इसलिए यह ओष्ठ ध्वनियां कहलाएंगी, ठीक है ना। लेकिन जब हम क, ख, ग, घ, अंगा या सारे स्वरों की बात कर लें, छोटा अ, बड़ा अ, तो यहाँ पे अ, ई की बात कर लें, तो वहां पर क्या होता है, आपके कंठ से निकलने वाली ध्वनि कहीं पर भी ना आपके जीभ के द्वारा, ना ही आपके होठ के द्वारा, कहीं पर ना ही आपके दांत के द्वारा, ना तालु के द्वारा स्पर्श करती है या तो बाधा पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। तो वह क्या कहलाएंगी? कंठ ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इन सब पर बहुत अच्छे से हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा यह एक टॉपिक हो गया। अब जो अगला बिंदु है वह है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों के बारे में हमको जानना है। तो वही बिंदु है, हमको वर्णमाला के साथ इसको पढ़ लेना है। हिंदी वर्ण विचार जब हम पढ़ेंगे तो वर्णों में जब हम इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अनुस्वार क्या है, वर्ण क्या है, अनुनासिक क्या है, चंद्र बिंदु क्या है, चंद्र बिंदु और अनुनासिक में क्या अंतर है। जैसे किसी भी जैसे मैंने लिखा कंपन, तो यहां पर जो बिंदु लगा हुआ है यह अनुनासिक कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा, ठीक है ना, अनुनासिक ध्वनि कहलाएगा, ठीक है ना। और जब मैंने चांद लिखा तो यहां पर चंद्र बिंदी मैंने प्रयोग करी है। जैसे हंसना, एक मिनट, जैसे हंसना मैंने लिखा तो यहां पर मैंने चंद्रबिंदी का प्रयोग किया, लेकिन यहां पर मैंने किसका प्रयोग किया? अनुस्वार का प्रयोग किया। यह दोनों अनुनासिक ध्वनियां हैं, ठीक है ना। इन दोनों को भी पढ़ेंगे अब अच्छे से, और आपके जो है इनमें अंतर क्या है, इन चीज़ों को भी अच्छे से हम समझ लेंगे। विसर्ग क्या होते हैं और आपके अनुस्वार क्या होते हैं। विसर्ग जैसे किसको बोलेंगे, यह जो चिन्ह लगता है आपके किसी भी शब्द के बाद में, वह क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। जैसे आहा, इनको आहा पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा दुख,
तो यहाँ पर बीच में विसर्ग लगा हुआ है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्या यह स्वर में आते हैं या नहीं आते हैं, यह जो है किस प्रकार इनका उच्चारण हो सकता है, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर लेंगे हम। संयुक्ताक्षर और अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, यह सारी चीज़ें, यह सभी जो है वर्ण विचार के तहत ही आएंगे। इन सभी टॉपिकों को हम एक साथ जो है पढ़ेंगे, यह एक ही क्लास के ही जो है टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो एक ही टॉपिक में इन सबको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, जैसे आपके 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, आपको पता है, क्ष, त्र, ज्ञ, ये सारे जो है आपके क्या हो गए, और स्रा, ये सारे जो हैं क्या आपके हो गए, संयुक्त अक्षर हो गए। अनुनासिक ध्वनियाँ किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया जो नाक से बोली जाती हैं, जैसे अंगा हो गया और चांद्र बिंदु हो गया, इया हो गया, अंगा, ड़ा, ना हो गया, माँ हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। आपके वर्ण जो आप जब वर्णमाला लिखते हैं तो वर्णमाला में प्रत्येक पंक्ति में जो पांचवा जो वर्ण होता है वह अनुनासिक ध्वनि ही कहलाता है। पंचम जो ध्वनि है वह अनुनासिक ध्वनि ही कहलाती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर सभी प्रकार की मात्राएं, उनके बारे में पढ़ लेंगे, मात्राओं पर विशेष चर्चा हम करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बहुत अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है ना। तो इन सब पर बहुत बढ़िया से जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अभी तो हम यहाँ पर परिचय देख रहे हैं सिर्फ इसका, क्या क्या हमको पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2-3 प्रश्न तो पूछे जाते हैं इस बिंदु से, ठीक है ना। तुकांत हो गया, अतुकांत हो गया, विलोम, समानार्थी शब्द और समान ध्वनि वाले शब्द, ये सारे जो हैं आपके पूछे जाते हैं। बहुत बहुत शानदार जो है यहाँ से आपके नंबर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं यदि आपने अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करी है। यह आपके स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है कि आप यहाँ पर कितना कितने अच्छे से आप इसको कर पाते हैं। आपकी स्मरण शक्ति कैसी है, आप कितना याद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं। तो यहाँ पे यह जो है बिंदु आपके साथ हमेशा जो है 2-4 नंबर लेकर ही आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम तुरंग दे दिया, तुरंग आपसे पूछ लिया गया इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, तो आपको पता ही है, घोड़ा होता है, हय होता है, अश्व होता है। तो ये सारे जो है इसके क्या हो गए, जो है समानार्थी हो गए। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर ऐसे पूछी जा सकती हैं। तो जल का पर्यायवाची हो गया, तुरंग का पर्यायवाची हो गया, मयूर का पर्यायवाची हो गया। तो ये सारी चीज़ें, सारंग के पर्यायवाची कितने हैं, परीक्षा में पूछे भी गए हैं ये सारे प्रश्न। तो यह बातें बहुत डिटेल में यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। तुकांत, अतुकांत क्या है, तुकों से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वो तुकांत कहलाते हैं। जैसे 2 पंक्तियों में तुकांत, जैसे मैंने कहा, एक मिनट में इसको मिटा देता हूं सबसे पहले। तो जैसे हंसना, फिर मैंने कहा फंसना, चंद्रबिंदी लगा दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर हंसना और फंसना, यहां पर क्या हो रहा है, जब इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो यहां पर तो सबसे अंत में सेम एक ही वर्ण आ रहा है, एक ही स्वर आ रहा है, एक ही वर्ण आ रहा है इसके अंत में। तो 2 शब्दों के अंत में एक ही प्रकार के स्वर आ रहे हैं, एक ही प्रकार का वर्ण आ रहा है, तो यह क्या हो जाएंगे, तुकांत हो जाएंगे। इनके उच्चारण में विशेष अंतर नहीं हो रहा है, आपके उच्चारण से, मुख से निकलने वाली ध्वनि लगभग एक ही प्रकार से बाहर निकल आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ये तुकांत कहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने हंसना के साथ लिख दिया कलम, तो यह तो अतुकांत हो गया ना। हंसना और कलम का कोई भी यहाँ पर तुक नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो यह अतुकांत हो जाएगा। इन पर भी हम विशेष चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें जो चर्चा विशेष किया जाए, फिर भी हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेंगे इसको, अच्छे से आपको समझ में आ जाए ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो यह सारा डिस्कशन का हमारा क्षेत्र होने वाला है जहां पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यह भी हो गया, तो यह हो गया, और यह भी बिंदु हमारा हो गया है। विलोम और समानार्थी शब्द हो गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों को हमको पढ़ना है यहाँ पर, इन्हीं चारों को ही पढ़ना है। संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, इसके कितने कितने भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर जान लेंगे। संज्ञा के विषय में संज्ञा की कितनी संख्या है यह भी जान, जैसे संज्ञा 3 प्रकार की होती है, तो इसको हम डिटेल में से पढ़ लेंगे। संज्ञा को जानने का सबसे आसान तरीका भी एक है, संज्ञा 3 प्रकार के कैसे होते हैं, तो इसको अलग अलग लिख दीजिए आप। स, ज्ञ और अ की मात्रा इसमें लगती है ना, 3 हो गए। तो 3 वर्ण यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ना, तो संज्ञा की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब सर्वनाम की बात कर लें अगर हम, तो इसी प्रकार से सर्वनाम,
तो सर्वनाम में हम क्या करेंगे, एक मिनट, अलग अलग इसको लिख लीजिए। न लिखा हुआ है, फिर ना में आ की मात्रा लिखी हुई है, आ म, ठीक है ना। अब गिन लीजिए कितने जो है यहाँ पर स्वर हो रहे हैं, कितने जो है वर्ण हो रहे हैं, 3 3 6। इसका मतलब सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम आपके 1 मिनट 6 होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलग अलग भेदों को समझेंगे, कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। वचन, लिंग और काल, इन तीनों को भी खूब अच्छे से हम पढ़ेंगे। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े ये जो है विषय के क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपके, निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर मिला लें हम तो 3 या 4 प्रश्न, कम से कम 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 4 और 5 प्रश्न कम से कम यहाँ से इन सभी बिंदुओं से मिलाकर पूछे जाएंगे। और इससे अकेले इस बिंदु से कम 3 प्रश्न या 2 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, 2 प्रश्न कम से कम या 3 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। और इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला लें, इन सभी को एक साथ अगर हम लिख लें तो यहाँ से कम 5 या 7 प्रश्न और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम 10 प्रश्न यहाँ से तो आपके हो ही सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लें प्रत्यय उपसर्ग की, अगर हम बात कर लें तो प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देश शब्दों के बारे में, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द में क्या होता है जो बाद में लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं, और किसी भी शब्द में पहले लगकर एक नया शब्द बनाने वाले जो कारक होते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम उपसर्ग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर इक प्रत्यय क्या है, अक प्रत्यय क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर धर्म, धर्म में जब मैंने इक प्रत्यय लगाया तो यह क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। धार्मिक हो जाएगा। आपने देखा ना, यहाँ पर इक लगाने की वजह से, अंत में इक प्रत्यय लगा देने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, धा के साथ आ की मात्रा यहाँ पर जुड़ गई, ठीक है ना। यह कैसे परिवर्तन होते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, प्रत्यय भी पढ़ेंगे, उपसर्ग भी पढ़ेंगे, जो भी इन चीज़ों को बहुत डिटेल में यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। कितने प्रकार के प्रत्यय हैं, कितने प्रकार के, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। खेल खेल में आप इसको बहुत आसानी से सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चुटकियों में आप जो है इसको आसानी से सीखने वाले हैं। तो धर्म में एक प्रत्यय लगा देने से यह क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कर्म, कर्म मैंने कहा, इसमें अगर एक प्रत्यय लगा दिया तो यह कार्मिक हो जाएगा, कार्मिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर एक प्रत्यय लगा दिया गया, और एक प्रत्यय लगाने से क्या होता है, यहां पर आ की मात्रा पहले जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो यह सारी बातें हम यहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, हमने यह भी डिस्कस कर लिया, हमने यह भी डिस्कस कर लिया, और हमने प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम और तद्भव क्या होते हैं आपको पता ही है। जो भी शब्द संस्कृत से हूबहू लिख दिए जाते हैं, संस्कृत के शब्द, वह क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तत् और सम मतलब जो है उसी तरह से जो प्रयोग किए जाएं, ठीक है ना, उसी प्रकार प्रयोग किए जाएं, उसी प्रकार, तत्सम, ठीक है ना। तो जो उसी प्रकार प्रयोग किए जा रहे हैं, उसी तरह प्रयोग किए जा रहे हैं, किस तरह, संस्कृत की तरह ही प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा दुग्ध, दुग्ध शब्द संस्कृत का शब्द है, इस वजह से यह तत्सम शब्द है। आपको पता ही है कि भाषा काल के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। भाषा कठिन रूप को छोड़कर हमेशा साधारण और सरल रूप को धारण करती है। आपको पता ही है, वैदिक काल में संस्कृत, वैदिक संस्कृत था, उसके बाद से संस्कृत में परिवर्तन हुआ, वह लौकिक संस्कृत बनी, फिर पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट और अलग अलग हिस्सों में यह बटी, और उसके बाद से अभी जो आप बोल रहे हैं संस्कृत, जो हिंदी बोल रहे हैं, यह उसी संस्कृत का सबसे सरलतम रूप अभी आप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन भाषा यहीं पर नहीं रुकने वाली है, भाषा आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी और बदलती रहेगी। आपको दिखाई ही देता होगा यह बदल भी रही है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे शब्द उर्दू के और जुड़ गए, यहाँ पर बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के और जुड़ गए। जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेल अंग्रेजी का शब्द है और यह जो है हिंदी का शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
यह मिलकर एक हिंदी का नया शब्द बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से परिवर्तन भाषा में हो रहे हैं। जैसे अनार्य शब्द कभी अनाड़ी बन गया, तो ऐसे परिवर्तन होते रहे हैं, ठीक है ना। गोधूम शब्द गेहूं बन गया, दुग्ध शब्द दूध बन गया। तो ऐसे परिवर्तन काल के हिसाब से शब्दों में होते रहे और निरंतर चलता रहेगा। आप कभी भाषा को एक जगह स्थिर करके नहीं रख सकते, आप रोक नहीं सकते भाषा को, ठीक है ना। अगर आपने भाषा को रोकने का प्रयास किया तो यह नदी की तरह है भाषा। आप इसको रोकने का प्रयास करेंगे तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाषा का प्रवाह खत्म हो गया तो भाषा अपने आप अस्तित्वहीन हो जाएगी, भाषा का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इसी प्रकार अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग जो पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे, हूबहू आज प्रयोग होते हैं। तो वह क्या होता है, जैसे वधू शब्द क्या हो गया, संस्कृत का शब्द हो गया, ठीक है ना। और बहु क्या हो जाएगा आपका, बहु हिंदी का तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। तो तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, इन पर हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो एक क्षेत्र में बोले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे देशज शब्द की अगर हम बात करें तो जैसे मीठा को कई जगहों पे मीठ बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर जैसे मैंने कहा काला, यह एक शब्द हो गया जो हिंदी में प्रयोग होता है, ठीक है ना। और इसी का तत्सम क्या हो जाएगा, काला तद्भव हो गया। और इसी का तत्सम क्या हो जाएगा, इसी का तत्सम हो जाएगा कृष्ण, ठीक है ना। यह संस्कृत में काला वर्ण के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। लेकिन मैं इसी के देशज शब्द की बात करूं, अगर यह इसका देशज क्या होगा, इसको किसी भी एक निश्चित पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे यहां पर अगर आप यूपी में आते हैं, यूपी के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल या फिर लगभग यूपी में ही अगर जाते हैं, या फिर आसपास हिंदी भाषी क्षेत्र जो देशज हैं वहां पर जाते हैं, तो काला शब्द के लिए करिया शब्द का प्रयोग होता है। तो यह देशज हो गया, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो यह जो है देशज कौन से होते हैं, जो एक निश्चित क्षेत्र में बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब का पहचान कैसे करना है, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, ये सारी बातें हम यहां पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी खूब अच्छे से। और यहां पर डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ों को मैं बताते हुए चल रहा हूं किस तरह से उसको देखना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी तो फिलहाल। यहाँ पर जो अगला हमारा टॉपिक है वह है लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ठीक है ना। इनके क्या अर्थ होते हैं, लोकोक्तियों के, मुहावरे के क्या अर्थ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि आगे कुआं और पीछे खाई, तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब आगे भी संकट है और पीछे भी संकट है, चारों ओर से संकट में घिर जाना, ठीक है ना। तो ऐसे मुहावरों का अर्थ पढ़ेंगे, लोकोक्तियों का अर्थ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब जो हमारा अगला बिंदु है वह है संधि। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनेंगे, 100% यहां से प्रश्न बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है आपके लिए, यहां से प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो 2-3 नंबर तो यहां से रखा ही है, 3 नंबर तो कम से कम यहां से रखा ही है। संधि किसको कहते हैं, आपके जो है संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधियों को कैसे आप पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि हो गया हमारा, व्यंजन संधि हो गया, और विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग चिन्ह लग गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ, यह विसर्ग संधि है, ठीक है ना। विसर्ग, तो विसर्ग इस तरह से लगता है, मैंने आपको ऊपर बताया है जब मैं वर्ण भी आपको डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पर हमको ये पढ़ना है, एक मिनट, तो यह सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलनी है, ठीक है ना। जैसे अगर हम स्वर संधि की बात करें तो यह जो है 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ठीक है ना। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। दीर्घ संधि किसको बोलेंगे, जब यहाँ पर दीर्घ स्वर बन जाएगा किसी भी 2 लघु स्वरों के मिलने से। स्वर मैं आपको जब बताऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा 2 लघु स्वर कौन कौन से, जैसे छोटी ई हो गया, छोटा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, ये सारे क्या है, लघु स्वर हैं, ठीक है ना। इन्हीं को आपस में जोड़ देने से, जैसे छोटा आ और छोटा आ, यह दोनों मिलकर बड़ा आ यानी दीर्घ आ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब इन्हीं दीर्घ आ से जो भी संधि होगी वह दीर्घ संधि कहलाएगी। बहुत बहुत आसान है, कुछ इसमें है नहीं ऐसा खास, ठीक है ना। इन सबको अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैंने कहा एक शब्द मैं लिखता हूं, वहां पर दीर्घ संधि होगा। जैसे मैंने लिखा विद्यार्थी, अच्छा एक मिनट, विद्यार्थी। अब यहां पर क्या हो रहा है, यह 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है विद्या, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, अर्थी। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए विद्या में बड़ा आ की मात्रा यहां पर लगी हुई है, यहां पर छोटा। तो यहां पर क्या हो रहा है,
बड़ा आ और छोटा आ आपस में मिलकर एक बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दीर्घ आ का निर्माण हुआ ना, यहाँ पर विद्यार्थी में यहाँ पर बड़ा आ बन रहा है ना बीच में, तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसी तरह से गुण स्वर भी हम पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर किसको कहते हैं यह भी पढ़ेंगे, यड़ और अयादि सारे स्वरों को पढ़ेंगे। व्यंजन स्वर किसको बोलेंगे यह भी हम, व्यंजन संधि क्या है यह भी अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पर दो व्यंजन आपस में सिर्फ मिल रहे हो, ठीक है ना, तो व्यंजन स्वर कहलाएंगे। जहाँ पर विसर्ग बन रहे होंगे, जहाँ पर विसर्गों की संधि हो रही होगी, विसर्ग की संधि हो रही होगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। इसको भी खूब अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत डिटेल में इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर कुछ लेक्चर्स पड़ी हुई हैं, आप YouTube पे जाके वहाँ से इन सबको देख सकते हैं। संधियों के बारे में मैंने खूब शानदार तरीके से वहाँ पर बताया भी है। अलग अलग क्लासेस में तीनों संधियों को हमने समझा था और वहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्नों को भी देखा हुआ है, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। काफ़ी लाभ आपको वहाँ से मिलने वाला है। वाच्य क्या है, समास क्या है और अलंकार क्या है, इन सबको देखेंगे। यहाँ समास लिखा हुआ, समाज नहीं, समास, ठीक है ना। संधि और समास दो अलग अलग होते हैं। संधियों में क्या होता है, एक नया वर्ण, नया शब्द प्राप्त होता है दो अलग अलग शब्दों के मिलने से, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक छोटा शब्द बना देना समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है ना, राजा की आज्ञा, राज आज्ञा, इतने बड़े बड़े शब्दों को हम छोटा सा एक शब्द बना दें तो वह समास कहलाएगा। इन सब पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से समास होते हैं, कितने प्रकार के, इन सब पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अलंकार किसको कहते हैं, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह हर वस्तु को सुंदर देखना चाहता है। आप खुद सुंदर देखना चाहते हैं, खुद को रखना चाहते हैं, इस वजह से आप जिम भी जाते हैं, आप अलग अलग प्रकार के फेस वॉश, आप अलग अलग प्रकार की क्रीमों का प्रयोग करते हैं, आप अलग अलग प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, नए नए वस्त्र और खूबसूरत आप जाके सेलेक्ट करके खुद कपड़े लेके आते हैं जिससे आप सुंदर दिखें। यह आप ही करते हैं, कोई भी दूसरा प्राणी ऐसा नहीं करता है। यह मनुष्यों के अलावा और कोई भी प्राणी इस तरह नहीं करता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि मनुष्य सबसे विवेकशील प्राणी है और उसके अलावा दुनिया में कोई भी और प्राणी नहीं करता है, ठीक है ना। हालांकि श्रृंगार करने का जो काम है वो प्रकृति का है, प्रकृति करती ही है, लेकिन मनुष्य विवेकशील है, उसको लगता है प्रकृति के द्वारा किया गया श्रृंगार काफ़ी नहीं है हमारे लिए, इस वजह से वह स्वयं भी कुछ अलग अलग श्रृंगार करता रहता है। और इन्हीं श्रृंगार को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जैसे पुरुष या महिला आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से काव्य में क्या होता है या फिर साहित्य में, तो आप साहित्य में क्या करेंगे, कविता को आप गहना थोड़े ना पहना देंगे। कोई कविता आपने लिखी और उस कविता में आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसमें फेस वॉश, आपसे कविता का मुंह आप फेस वॉश से धुल रहे हो, आप उसको क्रीम लगा रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कविता के साथ, क्योंकि अमूर्त वस्तु है। आप इसके लिए सौंदर्यता के लिए क्या करेंगे, आपको हर वस्तु में सौंदर्यता चाहिए, सौंदर्य चाहिए। आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब अलग अलग प्रकार के शब्द और विधान आप बनाएंगे यहाँ पर कि कैसे हम किसी भी वाक्य को, किसी भी पंक्ति को सुंदर बना सकें। तो यहाँ पर अलंकार का प्रयोग होगा, ठीक है ना। आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कैसे कह सकते हैं, आपको अपनी बातें अगर प्रभावी ढंग से कहनी है तो आप अपने शब्द को नहला धुलाकर थोड़े ना लेके आएंगे, भैया देखो बहुत सुंदर लग रहा है ये शब्द हमारा, मैं बोल रहा हूँ बहुत प्रभावी है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। आप उसी में कुछ ना कुछ ऐसे अर्थ में या फिर उसके शब्द में ही संरचना कुछ उसकी इस तरह से करेंगे कि वह प्रभावी ढंग से लोगों के सामने पहुंचे। जैसे बिहारी जी ने जब दरबार में जाकर राजा जय सिंह से कहा कि नहीं विकास नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सौ विधो आगे कौन हवाल। अब राजा जय सिंह को उनकी बात का ठेस पहुंचा और वह परिवर्तित हो गए। अभी तक वह जो है अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में लिप्त थे और उसी के साथ रह रहे थे, प्रजा की कोई भी भान उनको नहीं थी, कोई भी चिंता उनको नहीं थी। लेकिन जब बिहारी जी ने यह बात कही, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सौ विधो आगे कौन हवाल, वो चाहते तो बहुत सिंपल भाषा में, बहुत साधारण भाषा में यह बात कह सकते थे कि अभी तो कली खिली भी नहीं है और अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है और आप जो है क्या कह रहे हैं, आप अभी जो है अपने पत्नी के प्रेम में इस तरह से लीन हो गए हैं कि आप जो है प्रजा की नहीं सुन रहे हैं। वो चाहते तो साधारण तरीके से यह बात कह सकते थे, लेकिन काव्य की विशेषता उसमें अलंकार लाकर बात को कहना। कैसे कहना कि अभी तो, इसका अर्थ क्या हुआ इस दोहे का कि अभी तो कली खिली भी नहीं है और उसमें रस नहीं आया हुआ है, फिर भी जो है आप भौरे की तरह उस पर मरे जा रहे हैं। और जब जो है आगे क्या होगा, आगे क्या हाल होगा, जब अभी यह हाल है, जब अविकसित कली के प्रेम में आप इस तरह से डूबे हुए हैं, तो उनको धक्का लगा और उन्होंने प्रजा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया।
तो यह किसका प्रभाव था? अलंकार का प्रभाव था। आपने कितने प्रभावी ढंग से बात को कही, ठीक है ना। और इसके कितने भेद होते हैं, ये सारी बातों को अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो अगला टॉपिक हमारा बचता है वह क्या है? यहाँ पे कवियों के बारे में आपको जानना है, लेखकों के बारे में आपको जानना है और उनकी रचनाओं के बारे में। निश्चित तौर पे यहाँ से दो या तीन प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे ही जाएंगे। 2-3 प्रश्न तो कहीं नहीं गए हैं यहाँ से, ठीक है ना। हर वर्ष पूछे जा रहे हैं टीईटी में, आपके टीईटी हो या सुपर टीईटी हो, दोनों पेपरों में, जो यहाँ पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, हर जगह यहाँ से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यह जो है हमारा भाषा का सेक्शन है, जहाँ हमें भाषा के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली है भाषा के विषय में, ठीक है ना। कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो कवि और लेखक हैं, उनकी रचनाएं जो हैं, उन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अगला सेक्शन हमारा बचता है वह क्या है? भाषा विकास का अध्यापन, ठीक है ना। यहाँ पर हम कुल मिलाकर शिक्षण पढ़ेंगे, भाषा का शिक्षण, ठीक है ना। तो शिक्षण का पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें अधिगम और अर्जन, इन दोनों में अंतर समझेंगे। अधिगम क्या है, अर्जन क्या है? देखिए, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको अधिगम कहते हैं। लर्निंग, जो सीखना, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यह आप बड़े होकर खुद में विकसित करते हैं। लेकिन अर्जन क्या होता है? या खुद विकसित नहीं करते हैं, यह जन्मजात होता है आपके अंदर। अर्जन की कला आपके अंदर जन्मजात होती है, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चा रोना सीख जाता है अपने आप, हंसना सीख जाता है, वह जो है उसके अंदर होता है। बोलने का जो कला होता है वह उसके अंदर होता है। वह उसके मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ जो है, आप उसको बैठा के, आप उसको जरूर कहते हैं ये का है, ये खा है, लेकिन उसको बोलना पहले से ही आ रहा होता है, ठीक है ना। बस आप विशेष ध्वनियों के बारे में उसको बता देते हैं, ठीक है ना। भाषा अध्यापन के कितने सिद्धांत हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके लिए कठिन नहीं होने वाला है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस सेक्शन से पूरे के पूरे मिलाकर 2 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा या 3 प्रश्न कभी हो सकता है पूछ ले जाएं। अब तो कई बार से ट्रेंड ऐसा रहा है कि इस सेक्शन से एक भी प्रश्न नहीं बने हैं, 2-3 साल पूछे गए थे प्रश्न। तो अब जो है इसकी संभावना बहुत कम है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएं। फिर भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सेक्शन भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, इस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस सेट हम कर लेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद यह आपका बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो। जैसे भाषा कौशल के बारे में अगर हम बात कर लें कि भाषा के बारे में कैसी भाषा को विकसित करने के लिए, भाषा को समझने के लिए किस प्रकार कौशल चाहिए और भाषा कौशल क्या है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे। भाषा को पढ़ने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, समझने में किस प्रकार से कठिनाइयाँ होती हैं, और एक बच्चे को किस प्रकार से भाषा समझना चाहिए, किस प्रकार से अपनी कठिनाइयों को दूर करे, वो त्रुटियाँ जो हैं उसके अंदर किस प्रकार से दूर कर सकता है वो अपनी, और क्या क्या त्रुटियाँ करता है एक बालक भाषा को सीखने समझने में, वह चीज़ें, उसमें भाषा का विकार कौन कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं भाषा को पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही संरचनात्मक ढंग से, बहुत ही नियमित ढंग से अच्छे से यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यह हमारा पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा जो हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। हम इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा का सिलेबस हम लोग बहुत ही पर्याप्त समय में और निश्चित समय में इन सब को ख़त्म कर लेंगे। कोई भी टॉपिक आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं रहेगा। तो आपसे बस एक ही निवेदन है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ रहकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करें। और सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके प्राप्त की जा सकती है। आप साइट पे विजिट कर सकते हैं। आप कम से कम टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। आप खूब शानदार तरीके से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में। तो अलग अलग विषयों के वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वहाँ पे रोज कराए जाते हैं। आपसे 7-8 प्रश्न, 10 प्रश्न विषयों के वहाँ पे डाले ही जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से करें। बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं वो, किसी भी परीक्षा के लिए आपके लाभदायक होने वाले हैं वो सब। तो हमसे जुड़ें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात और, कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए घर पे रहकर ही पढ़ाई करें और जितना समय मिल गया है उसका सदुपयोग करें, लाभ उठाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।